हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 20 इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेंगे, ये मेरा दावा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हर क्वेश्चन के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है। ये मेरा दावा है, अगर आप एग्जाम से पहले इन्हें रिवाइज करके चले जाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का क्वेश्चन हो, या प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो आपके क्वेश्चन सही होंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद में बात कही गई है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं आर्टिकल 52, आर्टिकल 61, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 78। मुझे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा अगर आपको आता है। दोस्तों, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है चैप्टर 5 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति भारत के संविधान का अतिक्रमण करने का आरोप लगता है और वो सही पाया जाता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रोसेस के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। इसमें कोई भी एक सदन आरोप लगा सकता है और दूसरा सदन उसकी जांच करता है। मान लीजिए आरोप पत्र लोकसभा में लाया जाता है तो वहाँ पे मौजूद 1/4 सदस्य आरोप पत्र पर साइन करके अध्यक्ष महोदय को देंगे। उसके बाद में इसके एक जांच कमेटी बैठेगी। इसके लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो 14 दिन का नोटिस पीरियड है वो भी राष्ट्रपति को दिया जाता है ताकि वो अपना पक्ष रख सके, और राष्ट्रपति इसमें अपना पक्ष स्वयं रखते हैं, ना कि उनके ब्याह पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कभी भी राष्ट्रपति का पक्ष नहीं रखते हैं। दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है कि 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है और उसके बाद में राष्ट्रपति का जो पक्ष है वो स्वयं राष्ट्रपति रखते हैं। अगर जांच समिति द्वारा आरोपों को सही पाया जाता है तो उस केस में पार्लियामेंट के टोटल सदस्यों का 2/3 सदस्य विशेष बहुमत के द्वारा साइन करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। जिस डेट से साइन हो जाएंगे उस डेट से राष्ट्रपति को उसका पद छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, राष्ट्रपति को सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चार्ज में ही महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शंस हैं आर्टिकल 52, आर्टिकल 61, आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 56। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड है। आर्टिकल 61 में हमने अभी बात करी, इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। एंड लास्ट में बचता है आर्टिकल 56 जो राष्ट्रपति के कार्यकाल से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में बताया गया दोस्तों, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। राष्ट्रपति के लिए जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है वो 35 ईयर है, लेकिन मैक्सिमम एज की कोई भी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई है। दोस्तों, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद में भी राष्ट्रपति अपना ऑफिस नहीं छोड़ते हैं जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति उनकी सीट ना ले ले। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद में भी राष्ट्रपति दोबारा री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं और वो कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकते हैं, अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है और वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना तुरंत तत्काल प्रभाव से लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1947, 1949, 1950 या 1952। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1950, 1950। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया was established in 28 January 1950. It is the highest judicial authority of India. The location is New Delhi. At present scenario, हमारे सुप्रीम कोर्ट में देर आर 34 जजेस, 1 इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 आर अदर जजेस। इन सभी जजेस की नियुक्ति जो है
प्रेसिडेंट करता है और इन सभी जजेस का कार्यकाल 65 ईयर्स का होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हमारे देश में गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। यह फंडामेंटल राइट्स का सेफगार्ड है और जो सेंटर और स्टेट्स के डिस्प्यूट्स हैं उनको भी यह सॉल्व करता है। आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के 147 तक हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसकी पावर की बात कही गई है। फर्स्ट चीफ जस्टिस वाज हीरालाल जी कानिया एंड करंट 51st चीफ जस्टिस इज संजीव खन्ना। चलिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ता है? दोस्तों ऑप्शन है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसका राइट आंसर है दोस्तों 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पर हमेशा हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनता है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोस्तों, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई आर्टिकल 51A में। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई और डीपीएस में 3 प्रावधान किए गए, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 48A। आर्टिकल 39A कहता है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। जो व्यक्ति अपना खुद का पक्ष नहीं रख सकते हैं उन्हें सरकारी वकील प्रोवाइड कराया जाएगा। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये जोड़ा गया। एंड आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, ये डीपीएस में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। The Constitution Amendment Act was came in force during the emergency 1975 to 1977। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में ये संशोधन किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों सेंटर की पावर को बढ़ाया गया। कई सारे सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में थे उन्हें ट्रांसफर किया गया कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर विच आर्टिकल? भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? ऑप्शन है आर्टिकल 72, 73, 75 या 76। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को पार्डनिंग पावर दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल नंबर 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को पार्डनिंग पावर दी गई है। ये 5 तरह की पावर राष्ट्रपति को दी गई हैं। पहली पावर है दोस्तों, राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, सजा से पूरी तरीके से आज़ादी दिला सकते हैं। इसे कहते हैं पार्डन ऑल द कंप्लीट सेंटेंसेस एंड पनिशमेंट। दूसरी है कम्यूटेशन, राष्ट्रपति कठोर सजा को सरल सजा में बदल सकते हैं। राष्ट्रपति सजा का समय कम कर सकते हैं, इसे कहते हैं रिमिशन। इसे एग्जाम्पल समझते हैं, ए सेंटेंस ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर मे बी लिमिटेड टू रिग्रेस इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 ईयर। फोर्थ इज रेस्पाइट, अगर प्रार्थी जो है वो अपंग हो गया है या कोई लेडी है जो प्रेगनेंसी कंडीशन में है तो उसे जो सज़ा मिली है वो कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी। और फिफ्थ इज रेस्प्राइब, इसमें अगर मृत्युदंड की सज़ा है और प्रार्थी ने अपील की हुई है तो जो उसे कुछ समय के लिए स्टे मिल जाएगा और ये अपने आप में उसे एक तरह की छूट मिल जाएगी। आर्टिकल 161 में गवर्नर को भी पार्डनिंग पावर दी गई है। गवर्नर कैन आल्सो ग्रांट पार्डन, रेस्प्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट लॉ। दोस्तों 6th क्वेश्चन है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज सिस्टम, राइट टू एजुकेशन या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से कौन सा सही आंसर है दोस्तों, मुझे जल्दी से आप बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, ऑप्शन बी पंचायती राज सिस्टम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के इतिहास में स्थानीय स्वशासन के
लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित रहा। इसने संविधान जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं उन्हें एक संवैधानिक दर्जा दिया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं का विकास हुआ, 3 टायर सिस्टम का विकास हुआ, जिससे जो सत्ता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विस्तृत हुई। ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़ गए और वहाँ पर बुनियादी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, उन सब का अच्छे से डेवलपमेंट हो पाया। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची संविधान के अंदर जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय रखे गए थे। 33% सीट वुमेन्स के लिए और SC ST OBC में भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज सिस्टम अस्तित्व में आया और इसके द्वारा स्टेट में राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन हो पाया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, आर्टिकल 124, आर्टिकल 214, आर्टिकल 31 या आर्टिकल 324। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। आर्टिकल 124 डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, हमारे संविधान में आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक देश के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये 65 वर्ष तक अपना कार्यकाल करते हैं। वर्तमान में चीफ जस्टिस 51st चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है। देख लीजिए, इनकी फोटो लगी हुई है। 8th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रिमूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? 1978 का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किसे हटा देता है? ऑप्शन है, राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, ऑप्शन सी है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम वायलेशन। जल्दी से बताइए। जी हाँ, राइट आंसर, राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस विवादित फंडामेंटल राइट को हटा करके एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम को सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो कि इमरजेंसी के टाइम पर बनाए गए थे, उन्हें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मोरारजी देसाई सरकार ने हटा करके या चेंज करके उन्हें बदल दिया। इस अधिनियम के द्वारा वापस से लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 साल कर दिया गया, जो पहले था। और जो फंडामेंटल राइट था उसे आर्टिकल 300A में जगह दी गई एज ए लीगल राइट। नेशनल इमरजेंसी के लिए भी चेंजेस किए गए कि कैबिनेट के रिटर्न आदेश पर ही नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21A सस्पेंड नहीं होंगे। और साथ ही साथ ये व्यवस्था भी की गई कि जो राष्ट्रपति हैं वो रिकन्सिडरेशन के लिए बिल्स को वापस लौटा सकते हैं सिर्फ एक बार, लेकिन दूसरी बार जब वो बिल आएगा तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द सब्जेक्ट? 97 संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑप्शन सी है लोकपाल एंड लोकायुक्त, या फिर ऑप्शन डी राइट टू प्राइवेसी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। दोस्तों, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, इससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को संवैधानिक दर्जा मिला, जिससे उन्हें कानूनी सुरक्षा और स्वायत्तता मिली। इससे लोगों को एक फंडामेंटल राइट मिला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का। दोस्तों, यह संशोधन अधिनियम 15 फरवरी 2012 को अस्तित्व में आया। इसमें 9B के अंदर आर्टिकल 243ZH से लेकर के आर्टिकल 243ZT का प्रावधान किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल था वो 5 साल के लिए फिक्स किया गया। भारत के संविधान भाग 9(ख) में सरकारी समितियों के विस्तृत कार्यकाज के लिए प्रावधान बनाए गए। चलिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन?
राइट टू एजुकेशन का अधिकार किस संविधान के संशोधन के तहत दिया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में। इसका राइट आंसर है दोस्तों 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान दिया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में तेजी आई और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलने लग गई। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ी गई आर्टिकल 51 में, जिसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई कि माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करें। आर्टिकल 45 डीपीएस में भी प्रावधान किया गया, जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनके अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट के लिए स्टेट नियम बनाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड जीएसटी ए रियलिटी इन इंडिया? जीएसटी को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया? इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या 120 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 101 संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि अस्तित्व में आया 2016 में। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही जीएसटी से रिलेटेड संवैधानिक संशोधन करते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कदम उठाया। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के लिए केंद्र सरकार ने आर्टिकल 246A, 269A एंड 279A को पावर दी, जिससे कि केंद्र सरकार और स्टेट सरकार जीएसटी के लिए कानून बना सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स? सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के बारे में क्या अर्थ है? पूर्ण पीठ के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने आज ये फैसला लिया, तो वो उस बेंच कितने जजेस होने चाहिए उसमें? इसमें ऑप्शन है 2 जज, 3, 5 या 7। जल्दी से मुझे आंसर बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के लिए मिनिमम 5 या अधिक जजेस होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया consist 5 or more judges to decide the important question of constitution law. It form under the article 145C of the constitution. Important example है दोस्तों इसके केशवानंद भारती केस 1973 और एसआर बोमई केस 1994, जिसमें 5 या 5 से अधिक जजेस मिलकर के कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। वो मिलकर के बेंच कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। रिसेंट एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों, जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया या फिर बाबरी मस्जिद जो विवादित केस था उसके बारे में फैसला सुनाया गया, तो ये जो 5 या 5 से अधिक जजेस मिलकर के ही इस तरह के फैसले ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में किस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया गया? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गोवा या सिक्किम। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है और ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली को 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत विशेष दर्जा दिया गया। जो एनसीआर हम जानते हैं आज, ये फैसला उसी समय लिया गया था, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991, इसमें विशेष प्रावधान करते हुए एक और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया जिसका नाम है 239AA, और दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 मेंबर्स के लिए इसमें प्रावधान किया गया, उनके सीट दी गई 70 मेंबर्स की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो वोटिंग एज है 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये फैसला लिया गया था कांग्रेस सरकार ने। जी हाँ, राजीव गांधी के समय में फैसला लिया गया। राइट आंसर है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि राजीव गांधी सरकार ने लिया था। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने फैसला लिया, 21 वर्ष से घटा करके वोटिंग एज कर दी 18 वर्ष। इससे देश के जो नए युवा आ रहे हैं उनको लोकतंत्र में भागीदार लेने का पूरा अधिकार दिया गया। इसके लिए अमेंडमेंट आर्टिकल 326 में भी प्रावधान किए गए, उनकी एज 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन 15 है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हुआ है। पूछा जा रहा है कि 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है?
इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से, गुड सर्विसेज टैक्स से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से। दोस्तों 100वां संविधानिक संशोधन अधिनियम इंडिया और बांग्लादेश के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से संबंधित है। दोस्तों इस समझौते के तहत इंडिया ने बांग्लादेश को 111 एनक्लेव और बदले में बांग्लादेश ने इंडिया को 55 एनक्लेव ट्रांसफ़र किए थे, जो कि संबंधित थे असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा से। दोस्तों 16 क्वेश्चन में पूछा गया है कि 102 संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस आयोग से संबंधित है, किस आयोग का गठन हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ और उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पहले गैर संवैधानिक निकाय था। इसमें आर्टिकल 338 बी एंड 342 ए का को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन का प्रमुख उद्देश्य पिछड़े वर्ग का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से उनके हितों की रक्षा करना है और उन्हें शिक्षा और रोजगार के समान उचित अवसर प्रदान करना है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। ये 2 बार हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार में हुआ और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त है। इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए। ये कैसी प्रोसेस है? इंपॉर्टेंट है। इम्पीचमेंट के बारे में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये क्यूसाई जुडिशल प्रोसीजर है। दोस्तों क्यूसाई जुडिशल प्रोसीजर को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। संविधान में किसी तरह का संशोधन किए बिना ही राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट एक न्यायिक प्रक्रिया में बदल जाता है, इसीलिए इसे क्यूसाई जुडिशल प्रोसीजर कहते हैं। और इम्पीचमेंट से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा दोस्तों कि राष्ट्रपति के महाभियोग में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड 12 सदस्य जो होते हैं वो इम्पीचमेंट में भाग ले सकते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के जो सदस्य हैं, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी के हैं, वो इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेते हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 19 क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सभी तरह की अनटचेबिलिटी को किस संविधान संशोधन के तहत बैन किया गया है? तो ये है दोस्तों आर्टिकल नंबर 17, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त किया गया है और इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया गया। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत से जुड़ा है? विच सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। यह है गोलकनाथ केस या केशवानंद भारती केस, शंकर प्रसाद केस या मिनर्वा मिल केस। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस एक ऐतिहासिक केस था दोस्तों। इसमें भारत के संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया और संसद के कानून बनाने की सीमा को भी सीमित किया गया। संसद के पास कानून बना सकती है, पर वो भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। इस केस के द्वारा इसकी अहमियत को समझाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस। चीफ जस्टिस SM सीकरी की अध्यक्षता में 13 जजों की बेंच ने 7-6 के बहुमत से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था दोस्तों। यह एक मील का पत्थर साबित हुआ भारत के संविधान के संशोधन की दिशा में। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन देशों के शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी न्यूज़ में भी चर्चा में भी रहा था रिसेंटली। तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो शरणार्थी हैं, अगर वो भारत में शरण लेते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। कब तक नागरिकता दी जाएगी? वो डेट क्या थी दोस्तों? 31 दिसंबर 2014 तक जो शरणार्थी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हमारे देश में शरण ली है और वो गैर मुस्लिम होने चाहिए, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, जो भी
31 दिसंबर 2014 तक की रात में भारत में शरण ले चुका है, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। बीजेपी सरकार का ये महत्वपूर्ण फैसला रहा, बहुत सुर्खियों में रहा, बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर क्वेश्चन बनता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोज़ लेके आ सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।